हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज गॉस लॉ। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो दिस इज गॉस लॉ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक में बातें की है वो क्या क्या की हैं। हम लोगों ने बात किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था चार्ज क्या होता है। चार्ज के बाद में हमने देखा था कूलम्ब चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या थी। ठीक, उसके बाद में हमने देखा था कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम आ गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और उसमें मेनली हम लोगों ने क्या देखा था भाई, डायपोल। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। डायपोल को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो टॉर्क कितना होगा। ठीक है, और डायपोल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करें फ्रॉम θ1 टू θ2 तो वर्क कितना होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इतना हम लोग देख के आ चुके हैं अब तक। अब हम लोग को आज क्या करना है, गॉस लॉ पढ़ना है। गॉस लॉ बेसिकली होता है किस लिए, गॉस लॉ होता है एप्लीकेशन, मतलब गॉस लॉ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, मतलब गॉस लॉ का एप्लीकेशन है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, बार बार हम लोग ये नहीं कर सकते KQ/R², KQ/R², तो उसके लिए हमारा गॉस लॉ। ठीक है, चलो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ समझने से पहले हम लोग को एक चीज समझनी पड़ती है, दैट इज फ्लक्स। ठीक है, अगर मैं प्रिसाइज बोलूं तो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दो फ्लक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आगे जाके पढ़ेंगे, अभी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, the number of electric lines of forces passing through a surface area, the number of electric lines of forces passing through a surface area, that is known as electric flux. ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, the number of electric lines of forces, the total number of electric lines of forces, electric lines of forces passing through an area normally. ठीक है, the total number of electric lines of forces passing through an area normally is known as electric flux. ठीक है, it is denoted by phi. किससे डिनोट करते हैं इसको, phi से। ठीक है, आगे सुनना, phi का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फाई का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट विद एस वेक्टर। अब एस वेक्टर क्या है यहाँ पे, एस मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये नई बात आई भाई यहाँ पे सरफेस एरिया, तो यहाँ पे एक चीज समझना, सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कैसे, लेट सपोज एक सरफेस एरिया है। ठीक है, उसका नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन जो होता है ना, उसका कहां की ओर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं एन कैप, या कई बार बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, एक ही बात है। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एन वेक्टर मतलब नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब surface area is a vector quantity. The direction of surface area, surface area slash plane भी बोल सकते हैं इसको, slash plane is perpendicular to surface area, डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया या फिर प्लेन का जो डायरेक्शन होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। तो आगे दोबारा देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट विद एस वेक्टर। ई वेक्टर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, एस वेक्टर क्या है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और ये बता दिया इसके बारे में। अच्छा जी, एक और चीज, अगर फाई इक्वल टू ई डॉट एस लिखा मैंने तुम लोग से, तो मैं बोल सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट है, तो फाई इज इक्वल टू मॉड ई मॉड एस कॉस थीटा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है।
तो फाई इक्वल टू ई डॉट एस, देयरफॉर फाई इक्वल टू मॉड ई मॉड एस कॉस थीटा। आगे की बात करते हैं भाई, फाई इज मतलब फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी भाई, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है दिस इज स्केलर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे कि अगर दो क्वांटिटी है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उससे जो आने वाली क्वांटिटी होगी दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी। इससे तो डॉट प्रोडक्ट को कई बार स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो फाई इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, यूनिट की बात करते हैं इसकी। तो भाई अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट था, फोर्स होता है न्यूटन, ये होता है कूलम। अच्छा, एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, तो फाई की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, SI unit of electric flux is Newton मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर भाई, देखेंगे इसको जल्दी से, बोर्ड से हटता हूं मैं। लिख लिया भाई तुम लोगों ने, चलो आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं। अब देखते हैं गॉस लॉ क्या होता है। हमने फ्लक्स देखा, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज total number of electric lines of forces passing through an area cross section normally, that is known as electric flux। ठीक है, फिर हमको ये पता लगा कि सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, किससे डिनोट करते हैं, फिर फ्लक्स का फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। ठीक है, और ये चीज देखी हम लोगों ने। अब समझना है, यहाँ पे आगे की बात करता हूं मैं, व्हाट इज गॉस लॉ। अब मेन मुद्दे पे आते हैं अपने, तो गॉस लॉ क्या है, सुनना है हमें। तो गॉस लॉ, ठीक, गॉस लॉ क्या बताता है, ये बताता है कि भाई जितनी भी जो भी फ्लक्स होगा, जो भी एक चार्ज है, चार्ज से जो भी फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, पहले तो एक चीज समझो। देखो, गॉस लॉ से पहले एक चीज समझते हैं, जैसे कि लेट सपोज एक चार्ज है मेरे पास में, ठीक है, लेट सपोज ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस की ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे है, ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऐसे कहीं जा रही है, ठीक है, और जो नॉर्मल वेक्टर है वो नॉर्मल वेक्टर कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, एन वेक्टर, और ये ई वेक्टर। इट्स लाइक ऐसे, देखो यहाँ जैसे कि ये प्लेन है मेरा, प्लेन से ऐसे क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है काले वाली, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये ऐसे क्रॉस, ये प्लेन है मेरा, ये पूरा प्लेन है, इस पे ऐसे क्रॉस कर रही है। नॉर्मल वेक्टर कहाँ होगा, अगर ये प्लेन है मेरा तो नॉर्मल वेक्टर से ऊपर की ओर होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल है यहाँ पे थीटा। तो फाई का फॉर्मूला जाता है, फाई इज इक्वल टू, फाई मतलब फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट विद एस वेक्टर, एस मतलब ये जो एरिया है, तो फाई इज इक्वल टू मॉड ई मॉड एस कॉस थीटा। क्लियर है, एंड अगर मैं बोल दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे हो गया, ध्यान देना आप सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सरफेस एरिया मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, मतलब कि अगर ये मेरा सरफेस एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल हो जाए इसके, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये मेरा सरफेस एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल है, मतलब चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, हाँ कि ना, और इधर ऐसा सरफेस एरिया रखा हुआ है पूरा, तो नॉर्मल वेक्टर कहाँ की ओर आएगा इसका, ये चेक करो पहले। और नॉर्मल वेक्टर जो आएगा मेरा वो ऐसे आएगा, दिस इज नॉर्मल वेक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। तो भाई फाई का फॉर्मूला हो जाएगा E डॉट एस, फाई इज इक्वल टू मॉड ई मॉड एस कॉस 90 डिग्री, तो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा 0। क्यों भाई, क्यों कि कॉस 90 हो गया तो उसकी वजह से 0 आंसर आ जाएगा। चलो, अगर ऐसा ना होकर के ऐसा हो जाए, लेट सपोज ये मेरा इलेक्ट्रिक, सॉरी ये मेरा वो है क्या, सरफेस एरिया है, ठीक है, फील्ड मेरी कैसे है इस बार, फील्ड मेरी ऐसे है ऊपर की ओर, मतलब सारी फील्ड मेरी ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, मतलब ये मेरा सरफेस एरिया है और फील्ड भी मेरी ऐसे जा रही है, ऐसे करके डबल टू को,
फील्ड मेरी ऐसे जा रही है ऊपर की ओर, ये सब फील्ड मेरी ऐसे जा रही है। क्यों? क्योंकि ये मेरा सरफेस एरिया है, फील्ड मेरी ऊपर की ओर जा रही है, तो नॉर्मल वेक्टर भी ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? भाई सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल वेक्टर, तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर भी होता है नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट विद एस वेक्टर। तो फाई इज इक्वल टू मॉड ई मॉड एस कॉस 0 डिग्री। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी मॉड ई इंटू मॉड एस, मॉड ई इंटू मॉड एस, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो देखो यहां पे मिनिमम है फ्लक्स जो होगा, मिनिमम फ्लक्स विल बी मिनिमम when angle between E vector and S vector is 0। समझ गए? फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। कब? जब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ये वेक्टर, ये सरफेस वेक्टर मतलब एन वेक्टर कितना होगा? 0। फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, फ्लक्स इज मैक्सिमम when angle between electric field vector and S vector is 0 डिग्री। क्लियर है? और क्योंकि cos 0 की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। cos थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। अगर ये एंगल 0 और 90 के बीच में हुआ तो आंसर इन दोनों के बीच में आएगा, ES और 0 के बीच में आएगा। क्लियर है? तो मैक्सिमम कब होगी? जब एंगल 0 होगा। मिनिमम कब होगी? जब एंगल 90 डिग्री होगा। और बाकी यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू इसके बीच में होगी तो ये आएगा। क्लियर है? देखेंगे इसको जल्दी से, फिर आगे चलता हूँ। लिखो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बात करता हूँ, ध्यान आएंगे यहाँ पे। अगला जो टॉपिक है हमारा, सॉरी आगे गॉस लॉ ही अभी, ठीक है। तो ये पहले बता दिया, अब मैं गॉस लॉ की बात करता हूँ, सुनना है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है ये समझना पहले। गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 मिनट रुकना। हाँ भाई, गॉस लॉ क्या बोलता है? जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the body। The net electric flux passing through a body, ध्यान देना यहाँ पे, the net electric flux phi passing through a charged body, ठीक है, is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the body। Clear? The net electric flux passing through a charged body is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the body। इस चीज का क्या मीनिंग है? लेट्स सपोज एक कोई बॉडी है, उस पर चार्ज Q है। लेट्स सपोज ये कोई बॉडी है, उस पर चार्ज कितना है? Q, ठीक है। तो जो फ्लक्स की वैल्यू होगी फाई इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the body, मतलब फाई इज इक्वल टू Q by epsilon naught। ये आ गया फॉर्मूला। क्लियर है? ये था गॉस लॉ। गॉस लॉ ने क्या बोला? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ चार्ज बॉडी इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। मीनिंग उसका ये है, जैसे कि एक बॉडी थी मैंने, और मैंने बोला यहाँ पे चार्ज है 2Q माइनस Q प्लस 3Q। तो तुम बताओ फ्लक्स कितना होगा? तो टोटल चार्ज कितना अंदर बॉडी के? 2 और 3 5, 5 माइनस 1 4, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 4Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने एक और क्वेश्चन दिया, मैंने ये बोला एक बॉडी है, इस पर चार्ज है 2Q माइनस Q प्लस Q, बाहर है माइनस 2Q। बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा? तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 2Q प्लस Q, 3Q माइनस Q, 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से करेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? नेट चार्ज एनक्लोज बाय द बॉडी।
ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ चार्ज बॉडी इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। क्लियर है? लिखेंगे इसको जल्दी सब लोग, लिख लिया? चलो अब सुनना है यहाँ पे आगे। अब आगे की बात करता हूं मैं। आगे क्या है, अब इसका और जो फ्लक्स है दोनों का रिलेशन निकाल दो। इसका और फ्लक्स का दोनों का क्या निकाल दो, रिलेशन निकाल दो। कैसे निकालेंगे समझ डालना, सब लोग समझेंगे आप। जैसे कि मैंने बोला कि y इज इक्वल टू ये किसकी बात है, फ्लक्स की बात कर रहे थे। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट विद एस, ठीक है, ये हमको पता है। बट हमको ये भी पता है कि जो फाई का फॉर्मूला होता है वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q के नीचे चाहो तो तुम Q नेट लिख सकते हो, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। तो E डॉट S इज इक्वल टू Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर E वेक्टर डॉट विद S वेक्टर इज इक्वल टू Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? हमको पता है कि फाई जो होता है फ्लक्स दैट इज इक्वल टू E डॉट S, ठीक है भाई, एंड फाई E डॉट S इक्वल टू फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। देयरफॉर इन दोनों को इक्वेट कर दिया और आंसर आ गया हमारा E डॉट S इक्वल टू Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा जी, ये तो हुई यहाँ की बात। अब अगर मैं बात करूँ कि न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ ध्यान देना 2 मिनट। इन न्यूमेरिकल्स नोट डालना है यहाँ पे, अपनी कॉपी में नोट डालना, ये कोई डेरिवेशन नहीं है। न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स में जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाई डायरेक्टली निकालते हैं, हम लोग डी फाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, डी फाई। डी फाई क्यों, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि पूरी सरफेस एरिया पे कैसे निकालना है क्या, तो हम लोग डी फाई निकालते हैं और डी फाई की वैल्यू होती है ई वेक्टर डॉट विद डी एस वेक्टर। डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट विद डी एस वेक्टर। नाउ अगर डी फाई से फाई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो हो गया यहाँ की बात। डी फाई का मतलब कितना हो गया, फाई हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बाद में देखेंगे, जब सरफेस एरिया आएगा तब देखेंगे। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई कितना होता है, फाई होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को इक्वेट करूंगा, देयरफॉर ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू नेट डाल लेना, तो क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, गॉस लॉ यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे तुमने इंटीग्रेट कर दिया डीएस का, इलेक्ट्रिक फील्ड बची हुई है, डीएस का इंटीग्रेशन करके इसको नीचे ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये यूज होता है हमारा किसका, गॉस लॉ का और फ्लक्स का, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? लिखेंगे इसको, जल्दी से लिखेंगे। चलो आगे बात करता हूं। अब एक चीज समझना, अब तक जो हमने बात की वो क्या बात की समझना है, पूरी चीज को मैं एक साथ लिखता हूं। अब तक जो हमने बात की, एक नया कंसेप्ट आया फ्लक्स है, ठीक है, सुनना है आपने। सबसे पहली बात करता हूं मैं कि भाई सबसे पहले हमने पढ़ा कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। उससे पहले एक चीज समझ लो कि सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सरफेस सबसे पहले पढ़ा हमने, सरफेस एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पढ़ लिया, चलो ठीक है भाई। सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमने पढ़ लिया। उसके आगे की बात करते हैं, सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी मतलब कोई भी अगर सरफेस एरिया है तो उसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर हमारी बात है कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing through an area normally, passing through an area normally, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं फ्लक्स। चलो भाई, इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। ये बातें हमने इसके बारे में देखी
कि फ्लक्स क्या होता है कि भाई जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जितनी निकल रही हैं उनके नंबर, टोटल नंबर, और नंबर कभी वेक्टर नहीं हो सकता ना भाई, नंबर हरदम एक स्केलर क्वांटिटी होगा कि भाई कितनी लाइन्स निकल रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हो गई बात यहाँ की। इसको डिनोट करते हैं किससे, फाई से, और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट एस। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट एस। दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो फाई इज इक्वल टू मॉड ई मॉड एस कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन अगर छोटा क्वांटिटी लिया मैंने डी फाई, तो डी फाई का फॉर्मूला हो जाएगा ई डॉट डी एस। तो अगर मेरे को टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू ऑल्सो नोन एज ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। एक ये भी फॉर्मूला है और एक ये भी फॉर्मूला है और ये भी है, ठीक है। तो ये होगी फ्लक्स की बात। फिर हमने स्पेशल केस देख लिया कि जब एंगल 0 होगा, जब एंगल 90 होगा तो क्या होगा, ये सब हमने देख लिया। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में कौन, गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ क्या बोलता है हमको, गॉस लॉ बोलता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस या क्लोज चार्ज सरफेस, दैट इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स from a charged body or passing through a charged body, passing through a charged body, net electric flux passing through a charged body is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the body, बॉडी ने जितना नेट चार्ज एनक्लोज किया हुआ है उसका 1 by epsilon naught टाइम्स, ठीक है भाई। तो फाई इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय epsilon naught। ये है हमारा क्यू और यहाँ पे क्यू आएगा नेट चार्ज एनक्लोज बाय द बॉडी, ठीक है। अंदर होना चाहिए चार्ज। ये है हमारा गॉस लॉ। फिर हमने इसको और इसको मिला दिया भाई। फाई की वैल्यू कितनी थी, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ठीक है। और फाई की वैल्यू कितनी है, क्यू नेट बाय epsilon naught। तो दोनों को मिला दो, अगर दोनों को इक्वेट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाता है ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन epsilon naught। ये चीज हम बार बार यूज करेंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात। जिसको देखना है एक बार जल्दी से देख लो इसको। लिख लिया भाई, चलो फिर आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ का प्रूफ कैसे करना है ध्यान देंगे अभी सब लोग। तो एक होती है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होती है, इमेजिनरी सरफेस, जिसमें हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि उसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज्ड है, दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस। लेट्स सपोज, जैसे कि गॉसियन सरफेस कैसे बनाता है पहले इसकी बात कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस लेट्स सपोज एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये रहा मेरा चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू रखा हुआ है यहाँ पे। इसकी गॉसियन सरफेस कैसे बनाऊं, तो एक ऐसी सरफेस जिसके अंदर पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज हो जाए। तो सिंपल सी बात है कि स्फेयर मान लो, क्या मान लो, स्फेयर जिसका रेडियस कितना होगा r, बन गई इसकी गॉसियन सरफेस। क्लियर है। और मैं सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। इट्स लाइक कि ये एक चार्ज है मेरे पास में, कैसे बताऊं, जैसे कि ये मान लो ये एक चार्ज है, चार्ज के आजू बाजू पूरा ऐसा मान लो कि पूरा एक घेरा बना दिया पूरे चारों ओर से, ये पूरा। क्लियर है। ऐसे नहीं कि एक सर्कल बना दिया बोर्ड के ऊपर बन गया, एक चार्ज है, चार्ज के आजू बाजू पूरा एक घेरा बना दो तो वो बन गई उसकी गॉसियन सरफेस, दैट इज नोन एज स्फेयर। क्लियर है चीज। आगे की बात सुना, ये हो गया गॉसियन सरफेस इसकी। लेट्स सपोज एक इर्रेगुलर बॉडी है। इर्रेगुलर बॉडी पे यहाँ पे चार्ज हम मान सकते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज प्लस क्यू है, तो इसकी गॉसियन सरफेस भी क्या होगी, एक स्फेयर होगी। ठीक है। लेट्स सपोज एक वायर है, ये वायर है लंबी सी, इस वायर की गॉसियन सरफेस क्या होगी, तो इस वायर की गॉसियन सरफेस होगी सिलेंडर। हम मान सकते हैं ना इस वायर को एक सिलेंडर के अंदर एनक्लोज कर दो ऐसे, हाँ कि ना, सिलेंडर के अंदर एनक्लोज कर दिया, इस वायर पे पूरा का पूरा चार्ज बैठा हुआ है, तो इसकी गॉसियन सरफेस क्या होगी, सिलेंडर होगी। तो सिंगल चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस क्या होगी, एक स्फेयर। इर्रेगुलर चार्ज है तो भी हमने एक स्फेयर मान ली, और ये है तो इसकी गॉसियन सरफेस क्या होगी, सिलेंडर होगी। ठीक है। चलो आगे की बात करता हूं। अब सुनना है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का प्रूफ क्या है समझना।
तो उससे में आएगा गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट अ चार्ज Q एट पॉइंट O, लेट अ चार्ज Q is located at पॉइंट O। ठीक है, एक चार्ज Q है, वो पॉइंट O पे है। तो पहले तो उसकी गॉसियन सरफेस मान लेता है। तो कंस्ट्रक्ट गॉसियन सरफेस, और क्या होगी वो गॉसियन सरफेस? स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो लेट सपोज ये रहा चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी है? चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q। सेंटर क्या है यहाँ पे? चार्ज की वैल्यू Q है, सेंटर है O, और स्फीयर मान लिया जिसका रेडियस कितना है? R है। ठीक है, स्फीयर मान लेंगे जिसका रेडियस कितना है? R है। ठीक, तो ये रहा मेरा रेडियस R। ठीक है, ये छोटा सा सरफेस एरिया मान लिया मैंने, छोटा सा सरफेस एरिया ds। क्या मान लिया? छोटा सा सरफेस एरिया ds। लेट अ स्मॉल सरफेस एरिया ds, लेट अ स्मॉल सरफेस एरिया ds वेक्टर। ठीक है, थ्रू विच small electric flux d phi is passing। ठीक है, ऐसा मान लिया मैंने कि छोटा सा सरफेस एरिया है ds, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है? d phi। ठीक है, अच्छा ये चार्ज है प्लस Q, ये पूरा का पूरा चार्ज है प्लस Q, और हमने एक चीज पढ़ी थी कि चार्ज की वजह से, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होती है? बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, बस जाएगी बाहर, मतलब रेडियस के अलॉन्ग जाएगी। किसके अलॉन्ग जाएगी? रेडियस के अलॉन्ग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये। हाँ कि ना? अच्छा जी, अगर बात करें हम लोग इसकी ds वेक्टर की, तो ds वेक्टर मतलब सरफेस एरिया वेक्टर, और सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन था परपेंडिकुलर। और एक चीज खुद सोचो, अगर कोई सर्कल है मेरे पास में, उसके टेंजेंट के ही तो परपेंडिकुलर होगा, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होता है? रेडियस। लेट सपोज कोई सर्कल है, दोबारा बोलता हूँ, एक सर्कल है और मैंने तुमको छोटा सा सरफेस एरिया वेक्टर दिया ही है, और मैंने बोला पता है इसका एरिया कहाँ होगा? तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर। बट इस सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे? पहले टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होगा, बट टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होता है? रेडियस। तो भाई सिंपल सी बात है, रेडियस के अलोंग बाहर की ओर। तो यहाँ पे जो ds वेक्टर है उसका डायरेक्शन कहाँ की ओर है? बाहर की ओर है। ये हो गया तुम्हारा ds वेक्टर। क्लियर है? ds वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर, एंड हेंस दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। अगर कोई बोले भाई दूसरा सरफेस का बना के दिखाओ, ठीक है, कोई बोले दूसरा सरफेस का बना के दिखाओ, तो एक चीज देखो यहाँ पे तुमने छोटा सा ds वेक्टर मान लिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? तो अगर यहाँ पे तुमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे भाई? हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी द पाथ ट्रेस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो बाहर क्यों आएगा? रही बात इसकी सरफेस एरिया वेक्टर की, तो सरफेस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ टेंजेंट बनाऊंगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो दैट इज अलोंग द रेडियस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का एंगल फिर से 0 डिग्री। मतलब किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का और ds वेक्टर के एंगल के बीच का कितना आएगा? 0 डिग्री। ठीक है भाई, तो हमने मान लिया कि लेट अ स्मॉल सरफेस एरिया ds वेक्टर थ्रू विच स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi इज पासिंग। एक छोटा सरफेस एरिया ds वेक्टर जिसके थ्रू स्मॉल फ्लक्स पास हो रहा है, दैट इज d phi। अब हमको पता है कि d phi इज इक्वल टू E डॉट ds, ये हमको पता है। हाँ कि ना? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट विद ds वेक्टर।
बट ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है भाई, ई और डी एस के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड डी एस। मैं अगर देखो मॉड ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से उनके ऊपर से बाहर हटा देता हूँ, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना आता है 1, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, अंदर आ गया डी एस, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन 1। बट भाई अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, हम लोग को तो गॉस लॉ प्रूव करना है ना, ठीक है, ये इतना आ गया। फाई कितना है, फाई की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, फाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो ई कितना पहले ये निकाल लो, ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड एट पॉइंट पी, भाई फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर था ये, कि आर डिस्टेंस पे किसी चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही, ठीक है भाई, उठा के पुट करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। डीएस मतलब सरफेस एरिया, खुद सोचो, ये स्फेयर है रेडियस आर का, छोटा छोटा डीएस, मतलब और डीएस, एक और डीएस, ऐसे कर करके पूरा स्फेयर अगर कवर करोगे तो कितना एरिया आएगा टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, therefore फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड ये हो गया प्रूफ हमारा क्या गॉस लॉ। क्लियर है, क्या है दोबारा देख लेते हैं एक बार। हमने मान लिया कि लेट अ चार्ज q located at point O कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस जो कि स्फीयर है ऑफ रेडियस r। हमने मान लिया लेट अ स्मॉल सरफेस एरिया ds थ्रू व्हिच स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई इज पासिंग। एक छोटा सा सरफेस एरिया मान लिया, जिसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी d फाई। तो d फाई देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पूरे इसमें से जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो पूरे इसमें से जाएगी। मैंने छोटा सा एरिया मान लिया ds जिसमें से थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, तो भाई इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, ई डी एस के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, ई बाहर आ गया, डी एस इंटीग्रेशन के अंदर ई क्यों बाहर आ गया, क्योंकि ई सब जगह कांस्टेंट है। क्यों, यहाँ पे भी के क्यू बाय आर स्क्वायर, 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 के क्यू बाय, सरफेस पर जहाँ पे भी चल जाओ ई की वैल्यू सेम रहेगी, तो ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी दैट इज ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है भाई, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो फाई कितना हो गया, फाई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दिया, और इंटीग्रेशन डीएस। डीएस मतलब सरफेस एरिया का इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो भाई जोड़ लो सारा मिला करके, कि छोटा छोटा जोड़ के कितना आएगा टोटल सरफेस एरिया, तो कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, पाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या था हमारा गॉस लॉ। देखेंगे इसको जल्दी से, चलो भाई आगे चलते हैं फिर। तो ये तो हो गया हमारा प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। अब फिर पेपर के अंदर क्या आता है, पेपर के अंदर आता है कि डेड्यूस गॉस लॉ, सॉरी डेड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। पहले तो हमने गॉस लॉ प्रूव करके बता दिया, फिर पेपर के अंदर आता है कि कूलम्स लॉ को प्रूव करो किससे, गॉस लॉ की मदद से। ठीक है, तो भाई कूलम्स लॉ क्या था, कूलम्स लॉ क्या था कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो भाई फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये था गॉस लॉ, सॉरी कूलम्स लॉ। ये हमको प्रूव करना है किससे, गॉस लॉ से। अच्छा एक और चीज बोल देते हैं फिर। एक और चीज थी कि अगर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है यहाँ पे Q2, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K Q1 बाय आर स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस R है तो इस चार्ज की वजह से
इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आंसर इज KQ1/r²। तो खुद सोचो तुम लोग, KQ1/r² मतलब फोर्स को लिख सकते हो Q2 इंटू ई, हाँ है ना भाई, Q2 ये रहा और जो KQ1/r² है दैट इज इक्वल टू ई। मतलब किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखा जाए तो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? दोबारा बोल देता हूँ कि दो चार्जेस है Q1 Q2 आर डिस्टेंस अपार्ट, तो फोर्स होता है उनके बीच में KQ1 Q2/r² और K की वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है। अच्छा, अगर एक चार्ज रखा हुआ है Q1, एक चार्ज रखा है Q2 और मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आर डिस्टेंस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इससे कोई मतलब ही नहीं अपने को। इधर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज KQ1/r²। अगर कोई पूछे भाई बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी Q1 की, वो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगी, तो फोर्स की वैल्यू होगी Q2 ये चार्ज इंटू इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 इंटू। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं अपना डेरिवेशन स्टार्ट। डेरिवेशन है डेड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। डेड्यूस Coulomb's law from गॉस लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ बनाना है किससे, गॉस लॉ से। तो हम लोग मान लेते हैं लेट देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by distance r. Let there are two charges Q1 and Q2 separated by distance r. ठीक है, such that Q1 is at center O of sphere of radius r। ठीक है, कुछ सोचो डायग्राम कैसा बनेगा। भाई एक चार्ज है कितना Q1 और Q2 एक दूसरा चार्ज है जो कि रेडियस r पे बैठा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक स्फीयर बना दिया मैंने। ठीक है, Q2 यहाँ पे बैठा हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, और यही स्फीयर का भी रेडियस है Q1 and Q2। Let two charges Q1 and Q2 separated by distance r such that Q1 is at the center of sphere of radius r। रेडियस r के सेंटर पे बैठा हुआ है Q1 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, r ही है। क्लियर है चीज? तो अब समझना आगे की बात, सुनना आप सब लोग। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, डेड्यूस द कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। अब हम लोग गॉस लॉ यूज कर सकते हैं, गॉस लॉ यूज करके कूलम्स लॉ बनाना है। जब हमने गॉस लॉ को प्रूव किया था तो हमको ये लेके आना है कि phi = Q/ε0, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, बट हम लोग अभी यूज कर सकते हैं कि phi = Q/ε0। ठीक है, चलो तो आज करते हैं फिर इसको। तो डेड्यूस द कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो भाई पहले गॉस लॉ की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोलता है भाई, जो phi होता है दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द व्हाट, अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है, एनक्लोज Q1 अपॉन ε0। दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी। तो phi की वैल्यू आ गई Q1/ε0। ठीक है, बट एक और चीज हमको पता है, phi का फॉर्मूला क्या होता है, phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट विद ds वेक्टर। पता है कि नहीं? बट देखो यहाँ पे ये मेरा ds वेक्टर है और ये मेरा E वेक्टर है और यही मेरा ds वेक्टर का डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि भाई सरफेस एरिया के नॉर्मल वेक्टर इधर की ओर जाएगा रेडियल आउटवर्ड स्फीयर के लिए, और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो बाहर क्यों निकलेगी, तो phi = E डॉट ds। तो phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds। तो phi इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds, बट इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना है भाई, 4πr²। ध्यान देंगे यहाँ पे phi इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। आ गया भाई? तो ये आ गया हमारा phi का फॉर्मूला एक, और गॉस लॉ के हिसाब से phi का फॉर्मूला ये है। दोनों को क्या कर दो उठा करके इक्वेट।
दोनों को उठा के कर दो इक्वेट। तो देयरफॉर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। आ गया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज 1, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है किस चार्ज की वजह से आ रही है, फर्स्ट चार्ज की वजह से आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय आर स्क्वायर। आ गया कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, देखो भाई ये नीचे जाएगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में लिखा Q1 बाय आर स्क्वायर, और E का फॉर्मूला आ गया K Q1 बाय आर स्क्वायर। और हम जानते हैं जब किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज रखा होता है, देयरफॉर फोर्स ऑन चार्ज फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। भाई Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1, तो F इज इक्वल टू Q2 इंटू K Q1 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया, दैट इज फोर्स का फॉर्मूला किसके लिए, कूलम्ब्स लॉ के लिए। देखो थ्योरी क्या है, थ्योरी इतनी सी है कि अगर एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स का वैल्यू होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा। अच्छा जी, अगर लेट सपोज मेरे को r डिस्टेंस पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो उसका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू K Q1 बाय आर स्क्वायर। तो इस K Q1 बाय आर स्क्वायर को क्या बोल सकते हो तुम लोग, E। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इंटू चार्ज Q2। मतलब अगर किसी चार्ज 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है कोई दूसरा चार्ज Q2, तो इस Q2 का फोर्स कितना लगेगा, तो उस पर लगेगा Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की प्रेजेंट है, तो कितना आ जाएगा Q2 इंटू E। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने ये किया। दोबारा देख लेते हैं एक बार, ध्यान देना। आता है दो चार्जेस है Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, हमने गॉसियन सरफेस बना दी। गॉसियन सरफेस क्या बनेगी, स्फीयर। ऐसा स्फीयर जिसका सेंटर कितना है, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है Q1, r डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है Q2। ठीक है, हमको निकालना क्या, हम लोग को रिड्यूस करना है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई की वैल्यू कितनी होती है, Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई चार्ज एनक्लोज बाय द बॉडी कितना है, Q1 है, तो फाई की वैल्यू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। बट फाई हम जानते हैं कितना होता है, E डॉट ds, तो फाई इज इक्वल टू E ds। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर भी है, ds वेक्टर भी इधर ही है, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds cos 0। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds, तो फाई इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds छोटा 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 इंटीग्रेशन मतलब एरिया ऐड करोगे कितना आ जाएगा, पूरा 4 बाय आर स्क्वायर। भाई E इंटीग्रेशन के बाहर क्यों आया, कभी भी इंटीग्रेशन के बाहर वो चीज आती है जो कांस्टेंट होती है, पहली बात तो ये। तो E इंटीग्रेशन के बाहर क्यों आया, क्योंकि देखो KQ बाय आर स्क्वायर KQ बाय आर स्क्वायर KQ बाय आर स्क्वायर सब जगह KQ बाय आर स्क्वायर आएगा, तो इसलिए ये बाहर आ गया ना। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो ये आ गया। क्यों, इसको और इसको इक्वेट कर दिया हम लोगों ने, तो ये फाई की वैल्यू ये भी है, फाई की वैल्यू ये भी है, दोनों को उठा के इक्वेट कर दिया, इसको नीचे लेके गए, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर। तो E की वैल्यू अभी K Q1 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2, चार्ज Q2 पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू Q1, तो F इज इक्वल टू Q2 इंटू E। तो F इज इक्वल टू Q2, E की वैल्यू K Q1 बाय आर स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, लिखेंगे इसको जल्दी से, लिख लिया भाई। चलो, तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को गॉस लॉ यूज करके डिफरेंट शेप्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ठीक है, हम लोग को टोटल पता है कितने काम करना है, हम लोग को काम करने हैं 4। पहला, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। दूसरा, एक प्लेन शीट जो कि चार्ज है, इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज। तीसरा, होलो स्फीयर, एंड चौथा सॉलिड स्फीयर। ये 4 काम हम लोग को करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिखो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या ई फील्ड लिख लो डायरेक्टली, ई फील्ड, अगला डेरिवेशन, ई फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज्ड वायर लिख लो। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं। उससे पहले एक चीज बात करता हूँ
कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। ध्यान देना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, अलग से टॉपिक होता है किताबों में, बट इसको सिर्फ समझो क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेट्स सपोज मैंने बोला भाई 200 बच्चे हैं, उनमें मैंने 400 चॉकलेट बांट दी, ठीक है, स्टूडेंट कितने हैं 200, हाँ, इस 200 स्टूडेंट में 400 चॉकलेट बांट दी। बताओ भाई 10 बच्चों के पास कितनी चॉकलेट आई होंगी, 10 स्टूडेंट के पास में कितनी चॉकलेट होगी, क्वेश्चन मार्क। तो तुम क्या करते हो, तुम चॉकलेट पर स्टूडेंट निकालते हो। पहले चॉकलेट पर स्टूडेंट कितनी होगी 400, मतलब टोटल चॉकलेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200, और कितनी आ गई है 2 आ गई। तो 10 स्टूडेंट के पास कितनी होगी 10 इंटू 2 कितनी आ गई 20, यही करते हो। तो अब एक चीज समझो, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है कि यहां से यहां तक की लेंथ मान लेता हूं मैं L है, टोटल लेंथ कितनी है L, और इस पूरे पे चार्ज रखा हुआ है Q चार्ज रखा हुआ है, और टोटल लेंथ कितनी है L है मेरे पास में। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, दैट इज टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। भाई इसका आंसर है ना कूलम पर मीटर में आएगा ना। तो सिंपल सी बात है, दिस इज नथिंग बट द चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। जैसे यहाँ पे तुमने एक बच्चे के पास कितनी चॉकलेट निकाला, वैसे ही एक लेंथ में कितना चार्ज है। अगर देखो L की वैल्यू 1 कर दोगे तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, Q के बराबर। इसका मतलब एक लेंथ में कितना चार्ज है लैम्डा ये बताता है। तो अगर मान लो मेरे को 10 मीटर में कितना चार्ज है, 10 मीटर में कितना चार्ज होगा, स्मॉल q से डिनोट करता हूँ, तो तुमको कैसे बताओगे, तो लैम्डा को उठा के किससे इंटू कर दोगे 10 लैम्डा। किसी ने बोला 20 मीटर में कितना चार्ज होगा, बताओ भाई, तो 20 लैम्डा। जैसे कि यहाँ पे क्या था, एक बच्चे के पास कितनी है 2, तो बताओ 10 के पास कितनी होगी, तो 10 इंटू 2, 20 के पास कितनी होगी 20 इंटू 2, 30 के पास कितनी होगी 30 इंटू 2। सेम चीज ऐसे करते हैं, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो अगर एक वायर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, टोटल चार्ज Q है, तो लैम्डा का मतलब होता है Q बाय L। और मैं पूछता हूँ कि बताओ भाई 10 मीटर में कितना चार्ज होगा, तो तुम बोलोगे Q, तो Q की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू लैम्डा। और चलो ये बचपन से करते आ रहे हो, टोटल चार्ज Q इज इन लेंथ L, तो बताओ Q चार्ज कितनी लेंथ L डैश में कितना चार्ज होगा, हमने मान लिया Q होगा स्मॉल q, ये निकालना है हम लोग को। तो भाई करो Q डिवाइडेड बाय L इंटू L डैश इज इक्वल टू Q। आगे हमारा 10 मीटर था ना यहाँ पे, तो 10 डाल दो यहाँ पे, आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई अगर इतना चार्ज इतनी लेंथ में, तो इतना चार्ज 10 मीटर में कितना चार्ज होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर। समझे, सेम काम कर रहे हैं, बस उसको नाम दे दिया लैम्डा, लैम्डा से जितनी लेंथ है उसको बार बार इंटू कर दो, ठीक है। चलो सुनना बाकी की बात। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये तो हो गया भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसी ने बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है ये समझ लेना। आ जाओ यहाँ पे, लेट सपोज एक सरफेस एरिया है, ठीक है, बहुत सारा एरिया ए, इस पर चार्ज है Q, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो किसी ने पूछा भाई बताओ कि 20 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो 20 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना होगा, तो तुम बोलोगे 20 सिग्मा। किसी ने बोला 30 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना होगा, ठीक है, तुम बोलोगे 30 सिग्मा। भाई देखो 30 मीटर स्क्वायर इंटू चार्ज अपॉन जो एरिया था वो किसमें आएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, जो भी आंसर आएगा वो कूलम में बच जाएगा। समझे क्या। किसी ने बोला वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या बल्क चार्ज डेंसिटी, इसका मीनिंग क्या होता है कि मीन्स पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है। मान लो ऐसा क्यूब है, क्यूब के अंदर पूरा अंदर तक चार्ज भरा हुआ है, पूरा अंदर भी पूरा चार्ज भरा हुआ है, तो भाई टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं किससे, रो से। तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब किसी ने बोला बताओ 20 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, तो तुम बोलोगे 20 रो। किसी ने बोला 50 मीटर क्यूब चार्ज में कितना चार्ज, 50 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तुम बोलोगे 50 रो। एंड इस तरीके से तुम्हारा चलता रहेगा। क्लियर है चीज। चलो आगे की बात करता हूँ, सुनना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर, एक चार्ज वायर जो कि स्ट्रेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अपने को। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली चीज तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर क्या है ये समझना है। यहाँ पे एक चीज गिवन होती है कि लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेट द लीनियर चार्ज
डेंसिटी ऑफ अ वायर, लॉन्ग वायर, ऑफ अ लॉन्ग वायर। हम भी नहीं जानते कितना लॉन्ग है वो, तो लेट अ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ लॉन्ग वायर इज लैम्डा। ठीक है, उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, लैम्डा दी हुई है। हमको क्या निकालनी है उसकी वजह से, हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो लेट अ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ लॉन्ग वायर इज लैम्डा। फाइंड, वी हैव टू फाइंड, we have to find electric field at point P at a distance r from wire of length L। ठीक है, लेंथ L के वायर से हम लोग को निकालना। तो अब एक चीज समझो, हमको ये नहीं पता कि वायर की टोटल लेंथ कितनी है, ये नहीं पता हम लोग को, तो समझना है इसका मीनिंग क्या है। लेट सपोज एक वायर है, बहुत लंबा है, बट हमको सिर्फ इतने से कॉलम से मतलब है। ये वायर है और वायर के हमको सिर्फ इतने से कॉलम से मतलब है, इतने से कॉलम से बस। और ये बहुत लंबा वायर है, बहुत लंबा वायर है, हमको सिर्फ इतने से मतलब है। और हमको ये भी नहीं मतलब कि इसमें टोटल चार्ज कितना है, हमको सिर्फ कितने चार्ज से मतलब है, जितना इसका लेंथ L में जो चार्ज आ रहा है इस लेंथ से मतलब, बाकी किसी से मतलब नहीं है। क्लियर है। इसकी पहले तो बनेगी गॉसियन सरफेस। क्या बनेगी इसकी गॉसियन सरफेस, तो इसकी गॉसियन सरफेस बनेगी सिलेंडर ऑफ रेडियस r। इसकी गॉसियन सरफेस बनेगी सिलेंडर ऑफ रेडियस r। क्लियर, बन गया सिलेंडर ऑफ रेडियस r। हमको इस पॉइंट P पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। रुक जा, दोबारा बनाते हैं इसको थोड़ा, ये L हटा दो यहाँ से भी, लेंथ L है, तुमको पता है ये चीज़ बहुत है। ठीक है, सुनना यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसकी गॉसियन सरफेस बनानी है। ठीक, तो इसकी ये बना दिया हमने गॉसियन सरफेस। अब आगे सुनना है। इस पर चार्ज पूरा बैठा हुआ है, प्लस चार्ज, इस पर पूरा प्लस चार्ज बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम टोटल 3 सरफेस कंसिडर करेंगे, 3। एक ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस, ठीक है, और एक ये वाली सरफेस। क्यों 3 सरफेस कंसिडर की है, ये वाला पॉइंट इन सब पॉइंट्स को डिनोट करता है जो इस वाले फेस पे है, ऐसे चपटा है ना फेस, ये वाला पॉइंट इधर वाले फेस को डिनोट करता है। एंड ये वाला पॉइंट जो पूरी कर्व सरफेस है, इट्स लाइक जैसे कि ये सिलेंडर है तुम्हारे पास में। ठीक है, ये सिलेंडर है, तो अब ध्यान देना, अगर ये सिलेंडर है तो ये चपटा फेस, ये चपटा फेस, और एक ये कर्व्ड फेस जो है, ये 3 फेस, 1, 2 और ये तीसरा फेस, ये पॉइंट 3 पॉइंट है जो कि इन तीनों को डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी आगे की बात करता हूँ। तो इस सरफेस को नाम देते हैं 1, इस सरफेस को नाम देते हैं 2 और इस सरफेस को नाम देते हैं 3। ठीक है, अब खुद सोचो तुम लोग कि ds वेक्टर, ds1 वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा, सरफेस एरिया 1। अगर ये सरफेस एरिया 1 है तुम्हारा, तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये होगा मेरा ds1 वेक्टर, ds1 वेक्टर, ये होगा मेरा ds2 वेक्टर, और ऊपर की ओर होगा मेरा ds3 वेक्टर। क्यों भाई, खुद सोचो कि अगर ये कर्व्ड सरफेस है, अगर ऊपर वाला पॉइंट लिया तो उस पर टेंजेंट ऐसी बनेगी, टेंजेंट ऐसी बनेगी तो नॉर्मल ऐसी बनेगी, तो इस सरफेस का ऊपर नॉर्मल परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जाएगी। तो ये बन गया मेरा ds वेक्टर। ठीक है, चलो अब एक चीज और देखना, लेट सपोज ये मेरे पास चार्ज है। अब सुनना यहाँ पे, इसकी वजह से इधर पे जो ds वेक्टर आएगा वो तुम्हारी ओर जाएगा, ऐसे ऊपर जो आ रहा है वो ऊपर जाएगा। भाई नीचे कर्व ऐसा है तो नीचे का ds वेक्टर इधर, एंड जो पीछे की और मेरी साइड में जो ऐसे कर्व सरफेस बन रहा है उसका ds वेक्टर मेरी साइड में पीछे की ओर आएगा। हाँ कि ना। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो भाई देखो यहाँ पे चार्ज तो ऐसे ही रखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हरदम ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे नीचे इधर। क्यों, क्योंकि अगर मैंने इस बार के इधर पे एक टेस्ट चार्ज रखा तो तुम्हारी ओर ऐसे रिपेल करेगा, ऊपर रखा चार्ज तो ये उसको ऊपर की ओर फेंक देगा,
नीचे रखा तो नीचे फेंका, इधर रखा तो इधर फेंका। और सेम चीज ds वेक्टर भी ऐसी थे, ds वेक्टर भी ऐसे, ये और ऐसे था। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इधर की हो जाएगी, ये गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी इधर पे तो ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हरदम ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही होगा, क्योंकि चार्ज को जब भी तुम रखोगे, चार्ज है ये सर्कुलर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हरदम इस डायरेक्शन में ऐसे 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 आएगी। लेकिन ये चपटे सरफेस है, इनकी वजह से नॉर्मल वेक्टर जो था, सरफेस का वेक्टर इधर होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस साइड में होगा। क्लियर है? तो ये हमने बना दिया हमारा डायग्राम। नाउ टोटल फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई ड्यू टू 1 प्लस फाई ड्यू टू 2 प्लस फाई ड्यू टू 3। टोटल फ्लक्स जो होगा दैट इज फ्लक्स दैट इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। क्लियर है चीज? इतनी बात रखते हैं साइड में। अब आगे की बात करते हैं, फाई 1 की वैल्यू और फाई 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो समझना है फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू। भाई फाई 1 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, बट ई और ds2 के बीच में एंगल कितना है? ई और ds2 के बीच में एंगल कितना? 90। तो फाई इज इक्वल टू मॉड ई ना लिख के सिर्फ ई लिख सकते हो, ई मतलब ऐसा लिख सकते हो डी फाई 1। तो डी फाई 1 इज इक्वल टू ई ds cos 90 डिग्री। cos 90 कितना? 0। देयरफॉर डी फाई 1, 2 मिनट को मैं सही से लिखता हूँ इसको, रुको ध्यान देना। डी फाई 1 इज इक्वल टू ई डॉट ds1 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई ds1 cos 90 डिग्री। लिख सकता हूँ डी फाई 1 का इंटीग्रेशन फाई 1 इज इक्वल टू ई cos 90 कितना हो गया? 0। तो फाई 1 की वैल्यू आ गई 0। सिमिलरली डी फाई 2 इज इक्वल टू ई डॉट ds2, भाई ई वेक्टर डॉट विद ds2। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई ds2 cos 90 डिग्री। cos 90 कितना था? 0। तो फाई 2 की वैल्यू भी होगी 0। देयरफॉर नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, देयरफॉर नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई 3। नेट फ्लक्स फाई सिर्फ फाई 3 के बराबर है। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट विद ds3 वेक्टर। क्लियर है? तो नेट फ्लक्स होगा फाई दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट विद ds3 वेक्टर, क्योंकि फाई 3 का वैल्यू क्या आएगा? जैसे ऐसे ही करूंगा तो फाई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चलो रुक जाओ, वो भी निकाल ही लेते हैं। चलो ना फाई 3 इज इक्वल टू फाई 1 फाई 2 आ गया, एंड फाई 3 डी फाई 3 पहले तो डी फाई 3 इज इक्वल टू ई डॉट ds3 वेक्टर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का ds3 के बीच का एंगल कितना? 0। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई ds3 cos 0 डिग्री। तो देयरफॉर फाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 3 इज फाई 3 इज इक्वल टू ई ds3। क्लियर है? अब अगर मैं उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ तो फाई इज इक्वल टू टोटल जो फाई है, फाई इज इक्वल टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 0 प्लस फाई 3। फाई 3 की वैल्यू कितनी है? ई इंटू ds3। तो नेट फ्लक्स फाई, अच्छा एक चीज और, इंटीग्रेशन तो है ही ना अभी भी, ई ds3, तो इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds3। इंटीग्रेशन इसका कर दिया तो फाई 3 आ गया, ई बाहर चला गया, cos 0 की वैल्यू 1, तो इंटीग्रेशन ds3, तो ये आ गया हमारे पास। बट इंटीग्रेशन करना एक बार सरफेस एरिया का, मतलब इस ये किसको डिनोट कर रहा है? कर्व वाले पॉइंट को। ये जो कर्व वाले पॉइंट होते हैं इनको डिनोट कर रहा है। इनका इंटीग्रेशन करोगे तो दैट विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कितना आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ये आ गई तुम्हारी फाई की वैल्यू, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अब मैं आगे की बात करता हूँ। अब आगे समझना एक चीज भाई, मेरे को चाहिए गॉस लॉ के हिसाब से फाई कितना होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट क्यू कितना है मुझे क्या पता? लेंथ कितनी है भाई यहाँ से यहाँ तक की? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बोलती मैंने? लैम्डा एल, और लैम्डा इसकी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चार्ज ऑन लेंथ एल ऑफ वायर।
वायर की लेंथ एल में कितना चार्ज होगा, तो Q इज इक्वल टू लैम्बडा एल। बोल सकता हूँ जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लैम्बडा इंटू एल। अभी बताया था कि अगर टोटल चार्ज कैपिटल Q है, टोटल लेंथ है कुछ तो भी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है Q बाई एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। मेरे को 10 मीटर की लेंथ में चाहिए तो कितना करूंगा, 10 इंटू लैम्बडा। 20 मीटर में चाहिए तो 20 इंटू लैम्बडा। क्यों, क्योंकि लैम्बडा का मतलब होता है सरफेस चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मीनिंग होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, इसका मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर मान लो तुमको 100 लेंथ में चार्ज चाहिए तो क्या करोगे, 100 इंटू लैम्बडा। 200 इंटू लैम्बडा। अब हमारी लेंथ कितनी है, एल, और चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई, लैम्बडा। तो चार्ज कैसे निकालोगे, Q इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल। बट गॉस लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इसको मिटा रहा हूं यहां से। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट Q की वैल्यू कितनी आई है, Q की वैल्यू आ गई है लैम्बडा एल। तो फाई इज इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट फाई तो इतना है, E इंटू 2 पाई एल। देयरफॉर फाई E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया तो E की वैल्यू आ गई, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर इंटू लैम्बडा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E का वैल्यू आ गया, E इज इक्वल टू, भाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन 2 से जब डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, पाई आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, 2 लैम्बडा बाय आर। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। क्यों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो दैट ये K बन जाए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा इंटू 2 लैम्बडा बाय आर। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा बाय आर। ये तुम्हारा आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ की बात करता हूँ, क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो आंसर है हाँ, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ना लेंथ बढ़ रही है ना टोटल चार्ज बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब ग्राफ कैसा जाएगा, E का और R का, तो ये E है, ये R है, ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्लियर, ये था तुम लोग का ये वाला डेरिवेशन। देखो यहाँ पे 3 सरफेसेस दी थी मैंने, तो फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0। जो ये कर्व सरफेस वाले पॉइंट को डिनोट कर रही थी, ये ऊपर का जो कर्व सरफेस वाला पॉइंट था, इसको जो डिनोट कर रही थी, उसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना था, 0। तो डी फाई 3 इज इक्वल टू E डॉट ds3। तो छोटा सा देखो, जब यहाँ डी फाई लिखता हूँ तो ds लिखता हूँ, दोनों साइड में क्या कर दिया, इंटीग्रेट। डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई, और छोटे से फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई। इंटीग्रेशन ऑफ E ds3 cos 0, E बाहर आ गया, cos 0 की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन ऑफ ds3। ds3 मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे का। अच्छा, टोटल फ्लक्स था फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो फाई 1 की वैल्यू 0, फाई 2 की वैल्यू 0, फाई 3 लिख दिया। तो फाई इज इक्वल टू फाई 3 की वैल्यू डाल दी E ds3, ये डाल दी यहाँ पे। बट इस पूरे का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल एरिया कितना आएगा, ये वाला, तो ये टोटल एरिया आएगा E इंटू 2 पाई आर एल आ गया। Therefore charge on the length L of the wire, that is Q equal to lambda L. Charge on the length L of the wire, that is equal to Q equal to lambda L। ये कैसा है भाई, लैम्बडा थी लीनियर चार्ज डेंसिटी। खुद सोचो, अगर टोटल एक वायर है जिसकी लेंथ है कैपिटल L, उसके ऊपर चार्ज है Q, और मैं बोलूँ तुम लोग को कि बताओ इतने से वायर में इस लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज है Q कितनी लेंथ में, L लेंथ में। तो स्मॉल q मान लेते हैं, कितनी लेंथ में होगा, L लेंथ में। स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्मॉल q इज इक्वल टू Q बाय L इंटू L। इसी चीज को बोलते हैं लैम्बडा, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, इस चीज को बोलते हैं लैम्बडा। तो देखो चार्ज कितना गया, लैम्बडा इंटू जो भी लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को पहले से ही गिवन है, डेरिवेशन के अंदर गिवन होता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया Q इक्वल टू लैम्बडा है। अब हम जानते हैं गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई चार्ज की वैल्यू है लैम्बडा है, तो लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट फाई की वैल्यू थी E इंटू 2 पाई आर। दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके जो कटा था कट दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। गॉस लॉ यूज होता है क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो ये हमने यूज किया गॉस लॉ फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखेंगे इसको। समझा ना तो मेरी बात।
तो भाई ये था आज का हमारा डेरिवेशन, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ये हो गया ये पूरा का पूरा। अब अगला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अगली बार में क्या कि इसका एक एप्लीकेशन हो रहा है प्लेन शीट, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब वो सब करने के बाद में फिर हम लोग इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं पे खत्म करता हूँ, कल से आगे अगले वीडियो में आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय।